Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 35.3 ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए नौकरशाही और राजनीति, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 35.3.1 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डिकोटोमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, गिव मी अ मिनट, मैं देखता हूँ, विरोधाभास। ठीक है, दो भागों में विभाजन। The conventional view of the public administration is based upon the dichotomy of politics and administration. That is, administration and politics should be kept separate. अब देखिए जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक दृष्टि बनाई गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो इस बात पर है कि जो राजनीति है और जो प्रबंधन है, ठीक है, जो उसको अलग रखना है। ठीक है, कहने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और जो राजनीति हो रही है वो अलग अलग होनी चाहिए। पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग इज द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हु कैरी आउट पॉलिसीज। अब देखिए पॉलिटिक्स जहाँ पर नीतियाँ बनती हैं उनका काम क्या है? नीति बनाना, जो कि अलग अलग सभाओं में, विधानसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, वहाँ पर बनता है। अब आता है बात, जो भी नीति बनाया गया उसको लागू कौन करेगा? तो वहां पर रूल आता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उनका काम क्या है? नीतियों को लागू करना। इट इज अपोज्ड टू एनी पॉलिटिकल रूल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। अब देखिए जो भी राजनीतिक जो कार्य होता है, ठीक है, उसके विपरीत होता है ये। It visualizes the relationship between the administrator and the politician in terms of a neat division of labor. The politician formulates the policy and the administrator executes it. अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ को ध्यान दिया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो कार्य को करेगा, और जो नेता हैं पॉलिटिशियंस, जो नियम बनाएंगे, सबका काम अलग अलग है। नेता नियम बनाएंगे, नीति लाएंगे, नए नए स्कीम्स लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लाए हुए नीति को, स्कीम्स को, प्रोग्राम को लागू करेगा। द ब्यूरोक्रेट acts as pure advisor to his political master, present facts of the case, suggest line of action and implications of alternative policies. अब देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो नेता हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनको सुझाव देते हैं। अलग अलग परिस्थिति में क्या तथ्य हैं उनको वो सामने लाते हैं, किस तरह से काम करना है वो बताते हैं। साथ ही साथ क्या क्या दूसरी तरह की नीतियां हो सकती हैं, उनमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं उनकी नीतियों में, वो बताते हैं। इट इज द प्रीरेगोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर टू डिसाइड द पॉलिसी। अब देखिए जो पॉलिटिकल मास्टर है, जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, ये उनका विशेषाधिकार होता है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार। ठीक है, The bureaucrat is expected to implement the policy faithfully, whatever the decision. अब देखिए ब्यूरोक्रेट का क्या है? उससे यह उम्मीद किया जाता है कि जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी नीति बने, वो उसको वह लागू करे। He is to be anonymous and neutral in discharge of his duty. अब देखिए वह किसी के लिए काम नहीं करेगा। जो ब्यूरोक्रेट होगा, जो नीति नियम लाया गया है, वह अपने ड्यूटी को निभाएगा उस पर। He is expected to render impartial advice without fear or favor. अब उससे यह उम्मीद किया जाता है कि वह जो भी उसको निर्णय देना है, जो भी सुझाव देना है, वह बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी का फेवर लिए हुए देगा। The doctrine of neutrality and anonymity has been one of the fundamental tenets of the Weberian model of bureaucracy. अब देखिए न्यूट्रलिटी मतलब किसी एक पक्ष का नहीं होना, anonymity, ठीक है, मतलब कि चीज़ों को गुमनामी में रखना, ये इसका काम होता है। ठीक है, किसका? ब्यूरोक्रेसी का। इट इंसुलेट्स द ब्यूरोक्रेट फ्रॉम एनी पॉलिटिसाइजेशन एंड मेक हिम प्रोफेशनल इन हिज आउटलुक। अब इससे क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट है वो राजनीति जो है उससे अलग हो जाते हैं और वो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, जिनको जो काम दिया जाता है वह काम उनको करना होता है। द प्लानर्स इन इंडिया टू subscribe to the Weberian ideal of neutral civil service.
अब देखिए, जो भारत में जो योजना बनाते थे, प्लानर्स थे, वो भी किसको मान लिए? वेबेरियन आइडियल न्यूट्रल सिविल सर्विस के बारे में। In our country, the civil service conduct rules prohibit the government employees from active participation in political activities. अब देखिए, हमारे देश में जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, वह लोग कोई किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, और अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आप राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। Except for the limited right of voting in secret, a government employee cannot participate in any way in any political movement or activity including election campaigns. आप देखिए, सिर्फ वोटिंग का ही अधिकार होता है एक सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य को। वह व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो सिर्फ वोटिंग दे सकता है छुप के। मतलब अब देखिए, वोटिंग तो सभी को ही छुप के देते हैं, हम लोग बताते नहीं हम लोग किसको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट में या किसी भी तरह के राजनीतिक कार्य में, चाहे वह चुनाव अभियान क्यों ना हो, उसमें सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। He cannot join a political party even as an inactive member or contribute financially to its funds. He cannot express any opinion on political issues and he cannot stand for election to any legislature. अब देखिए, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है वह किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं कर सकता, उसका सदस्य नहीं बन सकता, चाहे वो इनएक्टिव मेंबर हो। साथ ही साथ वह किसी भी राजनीतिक दल को डोनेशन नहीं दे सकता, फंड नहीं दे सकता, वो अपना ओपिनियन किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं दे सकता। साथ ही साथ वह किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, विधानमंडल हो या कोई भी जगह हो, वहाँ से वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। An impersonal, strictly rule-bound, neutral bureaucracy was expected not only to provide the necessary administrative objectivity but also enhance the democratic principle of equality and provide protection from arbitrary rule. अब देखिए, impersonal मतलब किसी से जुड़ा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, हर एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना होगा, तब आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकेंगे। इम्पर्सनल मतलब किसी से जुड़ा ना हो, व्यक्ति से संबंध न रखने वाला। स्ट्रिक्टली रूल बाउंड, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको नियम कानून का पालन करना होता है। न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी मतलब वह किसी एक के पक्ष में नहीं बोलेंगे, जो सत्य है वह उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ अनुमान किया गया था कि यह सब चीज़ माना जाएगा, ठीक है, ताकि जो हमारा लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है कि सब एक बराबर हो, सबको सुरक्षा मिले, वह पूरा हो सके। 35.3.2 डिक्लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जो न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से खत्म हुआ। द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी हाउएवर हैज़ बीन चैलेंज्ड ऑन मैनी ग्राउंड्स। अब देखिए, जो पारंपरिक जो सिद्धांत था न्यूट्रलिटी का, मतलब जो किसी एक का पक्ष होकर नहीं बोलना है, जो सत्य है उस पर बात करना है, इसके ऊपर बहुत सारे तथ्यों में चुनौतियां दी गई इसको। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इज कंसिडर्ड नो मोर वैलिड। अब देखिए, पहले क्या होता था, जो राजनीति होती थी, जो प्रबंधन कार्य होता था, ये अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अब यह मान्य नहीं हुआ। The role of the civil service has been changing from being a mere agent of the political executive to that of collaborations with it. अब देखिए, जो लोग सिविल सर्विस करते थे, ठीक है, अब उनका जो काम है वो बदल गया। अब वो सिर्फ एजेंट की तरह काम नहीं करते थे, अब वह एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक जो राजनीतिक कार्यकारी होता है उसके साथ मिल के काम करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिटिकल अरीना इज नाउ वाइडली प्रेवलेंट। अब देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है वो राजनीति में अब शामिल होने लगे और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में देखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित, ठीक है।
The breakdown of the theory of neutrality has come about because of a number of reasons. अब देखिए, जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था, जो हम लोग सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, ठीक है, अब वो क्यों कम होने लगा, ठीक है, वो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, ठीक है. Firstly, the processes of policy making are no longer confined to the political executive. सबसे पहला, जो अब नीति बनाई जाती है वो सिर्फ राजनीतिक अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा. The truth is that bureaucrats play an important role in policy formulation, perceived to be the exclusive preserve of elected politicians. आप देखिए, सच्चाई ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो भी नीतियां बनती हैं उनमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है. साथ ही साथ वो जो नेता चुने जाते हैं उनके साथ भी वो मिले होते हैं. दिस हैज हैपेंड बिकॉज द स्टेटस पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर नॉट क्लियर इनफ. अब ये देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी स्टैट्यूट्स पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा दिया गया वह क्लियर नहीं था. द लेजिस्लेटिव बिहेवियर फॉलोज नो कंसिस्टेंट पैटर्न. अब देखिए, जो भी विधानसभा में काम हुआ, ठीक है, उसका कोई एक तरह का पैटर्न नहीं था. whereas some measures are too detailed, some only identify the problem. अब देखिए, कुछ कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार में काम किया गया और कहीं कहीं पे सिर्फ समस्याओं को देखा गया. The minister is rarely an expert in the work of his department or the techniques of public administration. अब देखिए, जो नेता चुने जाते वो बहुत ही कम भाग्य में ऐसा देखा गया कि जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में वो चुने गए हैं उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हों. वो बस लोगों द्वारा चुन लिए गए हैं, या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोगों के ऊपर काम किया जाता है, उसमें उनको करना भी नहीं आता है. ऐसे बहुत नेता आप देखेंगे जिनको काम करना नहीं आता है, लेकिन वो नेता हैं क्योंकि हम लोग उनको चुने हैं. अब हम लोग क्यों चुने हैं ये आपको पता ही है. He merely has general ideas in line with the political ideology of his party, but he often is not sure what the best solution to a particular problem is. अब जो नेता होता है वो क्या है, उसके पास एक सोच है, एक विचार है जो कि उसके दल का, वो जिस दल से है उस दल का सोच है. हर एक पार्टी का अपना एक विचारधारा सोच होता है, उसके जो नेता होते हैं उसी सोच पे आगे बढ़ते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस नेता को पता रहे कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को कैसे ठीक करना है. He is therefore forced to rely on his permanent staff for facts and advice. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो जो नेता है वो अपने स्थायी कर्मचारियों के ऊपर निर्भर रहे, तथ्यों को लेके, सुझाव को लेके. In effect then, it is the administrator who has a major role in framing the policy. तो अब जब प्रभाव की बात आती है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कार्य कर रहा है, वो सामने आ जाता है नीति बनाने में. वो बताता है क्या नीति बनाना है और मिनिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ उस नीति को बना देते हैं चेंजेस के द्वारा. Secondly, the decline of neutrality can be attributed to the demands and pressure of coalition politics. अब देखिए, गठबंधन की सरकार बनने लगी, ठीक है, गठबंधन की राजनीति होने लगी, तो इसमें जो अलग अलग दल एक साथ जुड़े उनकी मांगे होने लगी, उनके ऊपर से दबाव आने लगा. तो फिर क्या हुआ कि निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं हो पाया. इन coalition government, ministers are busy in the power game and maneuvering for their survival and have neither time nor inclination to guide, direct and control their department or bureaucracy. अब देखिए, जहाँ पर मिली जुली गठबंधन की सरकार होती है वहाँ पर जो नेता होते हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं अपने शक्ति के खेल को लेके, अपना कुर्सी बचाने को लेके, और ना तो उनके पास समय होता है कि वह जो उनका विभाग है, जो उनका ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो दिशा दिखा सके, निर्देश दे सके या उस पर नियंत्रण कर सके. Also at times the legislative process is so stormy and full of diverse views that a statute passed by incorporates a number of the contradictory policy guidelines. अब ऐसी भी बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं
जब जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हुआ है, उसमें इतनी लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण रहा है कि जो नीति लाया गया उसके ऊपर आलोचना होने लगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा. The necessity of reaching a compromise solution to hold the coalition together leads the legislator to use the vague language and the administrator has to use his own judgment to interpret the policy. अब देखिए, सरकार बची रहे इसीलिए जितने भी दल हैं सबको खुश रखना है. तो कभी कभी इस परिस्थिति में जो लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो इस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ही अजीब था. ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपना जजमेंट देखते थे, क्योंकि जो विधायक हैं, देखिए लेजिस्लेटर्स मतलब विधायक जो बोल रहे हैं वो नहीं हो पाया, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपना जजमेंट दिए उस नीति पर. Therefore, bureaucracy has clearly made inroads in policy making, and despite the regulation governing the civil servants, they have been politicized considerably. इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, जो अधिकारी वर्ग है, वो अपना रास्ता बना लिया किसमें, नीति बनाने में, नीति आयोग में, और बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, वहाँ पर भी राजनीतिकरण आ गया. ठीक है, वो लोग भी अब राजनीति में हिस्सा लेने लगे. Thirdly, according to some political commentators, the classical theory of civil service neutrality presupposes agreement on principle fundamental to democracy. अब देखिए, तीसरा, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो राजनीति के ऊपर बोलते हैं, ठीक है, जो क्लासिकल जो थ्योरी हुआ, सिद्धांत बना सिविल सर्विस का, उसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल फंडामेंटल्स हैं हमारे लोकतंत्र को लेके. इन अदर वर्ड्स, न्यूट्रल वैल्यू फ्री ब्यूरोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इन अ सोसाइटी वेयर कॉन्सेंसस एग्जिस्ट ऑन वैल्यूज, बट इन ट्रांजिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया वेयर डिसेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट एनीवन टू बी न्यूट्रल. अब देखिए, दूसरे शब्दों में, अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी, ये तभी हो सकता है वैल्यू फ्री ब्यूरोक्रेसी. एक सरकार और जो अधिकारी हैं, जो कार्यकारी अधिकारी हैं, नौकरशाह, उनके बीच में अलग अलग वो लोग काम तभी कर सकते हैं जब ऐसा समाज हो जो कि सिद्धांतों पे काम करे. अब भारत एक ऐसा समाज है जहाँ पे लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में, दलों के बीच में बहुत विवाद है. तो यहाँ पर निष्पक्ष होकर काम करना यह मुमकिन हर समय नहीं होता है. For a developing country like India, where speedy socio-economic development has to be steadily pushed through, the nature and character of bureaucracy assume special significance. अब देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत जोरों से हो रहा है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका नेचर और कैरेक्टर, इसको बहुत ही महत्व मिलता है. The involvement of civil servants in numerous decisions, be it in the location of steel plant or a school building in a village, makes them partners in development along with the politicians. अब देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे निर्णय में, जैसे कि कहाँ पर स्टील प्लांट लगेगा, गांव में स्कूल का बिल्डिंग कहाँ बनेगा, तो ये सब निर्णय में भी वह शामिल हो गए ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स. तो इससे सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, इनके साथ मिल के अब वो काम करने लगे विकास का. द वैल्यू प्रेफरेंसेस गेट इनएक्सट्रेसिबली मिक्सड अप विद द टेक्निकल एडवाइस. अब देखिए, वो जो वैल्यू देने लगे, ठीक है, यह मिल गया किससे, टेक्निकल एडवाइस से. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल वेलफेयर प्रोग्राम्स, देयरफॉर न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल. अब देखिए, जब हम लोग बड़े स्तर पर वेलफेयर प्रोग्राम, जब कुछ कल्याणकारी चीज़ों को करने की बात करते हैं, तब वहाँ पर निष्पक्ष होकर काम करना मुमकिन नहीं है. इन फैक्ट, अ सर्टेन कमिटमेंट टू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इनएस्केपेबल. अब देखिए, जिस राज्य में
काम हो रहा है, उस राज्य का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इसके प्रति भी ब्यूरोक्रेट्स को देखना पड़ता है और इससे दूर नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, इसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रलिटी कैन नॉट बी अलाउड टू डीजेनरेट इनटू डिसइंटरेस्टेडनेस। अब देखिए, न्यूट्रलिटी मतलब निष्पक्षता, इसको ये अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ताकि ऐसा एक परिस्थिति आ जाए जब लोग अपनी रुचि दिखाए ही ना। The successful carrying out of developmental tasks requires on the part of administrators not only qualities of initiative and leadership but also a sense of emotional integration with the policies and programs and identification with the interest of common man। अब देखिए, एक कामयाब रूप में जब भी कोई विकास के लिए काम किया जाएगा तो वह कामयाब तभी होगा जब जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, उनमें इस काम को करने की योग्यता हो और लीडरशिप क्वालिटी हो, साथ ही साथ उनमें इमोशनल भी हो, वो भावनात्मक भी हो, ताकि वह नीतियों के संग जुड़ सकें, प्रोग्राम्स के संग जुड़ सकें, वह देख सकें कि एक आम आदमी की क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से वह अपने प्रोग्राम्स को बनाए। The idea of bureaucracy as a neutral instrument in the conduct of public affairs thus stands refuted। अब देखिए, अब जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होगा वो न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जो लोगों के लिए निष्पक्ष अपना बात रखेगा, वो यहाँ पे झूठा ठहरा जाता है। 35.3.3 कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी was found inappropriate to effect the social transformation in many developing countries। बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पर जो सोशल, जो सामाजिक बदलाव है, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि वेबर्स मॉडल जो था ब्यूरोक्रेसी का वो सही नहीं बैठा। In India, it receives a good amount of criticism for its failure to meet the growing demands of social legislation। भारत में बहुत आलोचनाएं हुई वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ये यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। जो हमारा सामाजिक जो विधान है, जो हमारा सामाजिक कानून है, इसकी जो मांग थी उसका यहाँ पे खंडन होने लगा। After 2 decades of independence, Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister, advocated the concept of committed bureaucracy। लगभग 2 दशक बाद, आज़ादी के 20 साल बाद, उस समय मिसेस इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत के बारे में बात कर रही थी। Not only did she express her dissatisfaction with the performance of bureaucracy, she expressed doubt about the relevance of the basic assumption underlying the Indian bureaucracy, that of neutrality, impartiality, anonymity, etc. And she alleged that the bureaucrats lacked commitment। अब देखिए, वो सिर्फ अपना असंतुष्टि नहीं जताई कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके काम पर, वो ये भी बोली कि उनको संदेह भी है कि ये जो बेसिक जो अजम्पशन, जो अनुमान लगाया गया है इंडियन ब्यूरोक्रेसी को लेके, उसका निष्पक्षता को लेके, कि वो लोग इम्पार्शियलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, गुमनामी को लेके, तो ये वो बोले कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना कमिटमेंट खोए। शी disgustingly referred to the administrative machinery as the stumbling block in the country's progress and reiterated the necessity of creating an administrative cadre committed to national objectives and responsiveness to Indian social needs। अब देखिए, वो इस बात को बोलने लगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो क्या कर रहे हैं, वो देश के विकास पे एक रुकावट की तरह काम कर रहे हैं, और वो चाहती थी कि एक ऐसा प्रणाली बनाया जाए प्रशासन संबंधी जो कि भारत का जो सामाजिक ज़रूरत है उसकी उद्देश्य को लेके, राष्ट्रीय उद्देश्य को लेके, और भारत की जो सामाजिक उद्देश्य हैं उसको लेके कार्य करें। She found in committed bureaucracy the answer to the ills of neutrality that crippled the development process in India।
वो पाई कि जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगा यह जवाब है ताकि भारत का विकास हो सके, जो कि न्यूट्रलिटी के नहीं होने से, निष्पक्षता के खत्म हो जाने की वजह से विकास नहीं हो पा रहा था. She had an earnest belief that only a committed bureaucracy can bring about the desired change. मिसेस इंदिरा गांधी को यह विश्वास था कि सिर्फ जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है वही बदलाव ला सकता है और उससे ही भारत का विकास होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बार बार, कमिटेड. इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबद्ध. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ committed bureaucracy was much contested in the political and administrative circle. अब देखिए, जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो लोग हैं जहाँ पर काम होता है, ठीक है, वहाँ पर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बहुत कॉन्टेस्ट हुआ, बहुत इसके ऊपर चुनाव लड़े गए. It was alleged that it would permanently damage the fabric of the service. अब ये बात सामने आया कि इससे क्या होगा, स्थायी रूप से जो सर्विस है, जो सेवा दिया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचेगा. इट वुड क्रिएट अ ब्रीड ऑफ pliable civil servants who would always say yes minister and would be ready to crawl when asked to bend by their political master. अब इसमें ये सामने आया कि जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनको इस तरह से बना दिया जाएगा कि मिनिस्टर जो भी बोलेगा वो उस पर हाँ बोलेंगे. ठीक है, और मिनिस्टर उनको जिस राह पे चलने बोलेगा उठने तो वो उठेंगे, बैठने तो बैठे. कहने का मतलब जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसे काम होगा. It was also alleged that in the name of the commitment to the ruling party was seeking bureaucracy's alignment with the party's ideology in order to perpetuate its rule. अब ये भी सामने आया कि जो रूलिंग पार्टी है, अगर ब्यूरोक्रेसी सिर्फ उनके हिसाब से काम करेगा तो वो पार्टी के विचारधारा पे काम करेगा और जो पार्टी है उसका फायदा होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को तो निष्पक्ष काम करना है. However, it was later clarified by the government that commitment did not mean attachment to the ideology of the party in power, but a commitment to the development of the country and personal involvement in bureaucracy and the task as opposed to ostrich-like withdrawal and isolation from politics. हालांकि बाद में इस बात को क्लियर किया गया, इस बात को समझाया गया कि यहाँ पे जो सरकार बोल रही है कमिटमेंट की बात, वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी होगा उसका विचारधारा पे ब्यूरोक्रेट्स को चलना होगा. उनका कहने का मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो देश की विकास को ध्यान में रखते हुए करेंगे और वह जो इन्वॉल्वमेंट, जो उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा काम में, वो ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि उनको राजनीति से पूरा अलग कर दिया जाए. Thus, if committed bureaucracy stands for a non-partisan, socially sensitive civil service which can empathize with the politician who is genuinely interested in progress and development of the country, then a committed civil service is more appropriate for a developing nation than having an insensitive neutral one. तो जो देखे तो फिर क्या बता रहा है कि जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है, नॉन पार्टीशन, मतलब वो किसी का साथ नहीं दे रहा है, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है. ठीक है, वह समाज को क्या चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करेगा. और इससे क्या होगा, जो नेता सच्चे मन से जो चाहते हैं कि देश का विकास हो, ठीक है, उनके साथ ये काम करेंगे. ठीक है, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, ना कि ये सिर्फ न्यूट्रल वन हो. ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 35.4 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. अब ये जो तनाव है, ये तनाव कहाँ से आता है? इन प्रैक्टिस हाउएवर कमिटमेंट हैज अज्यूम्ड द परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटिसाइजेशन एंड सिकोफेंसी. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सिकोफेंसी. इसका मतलब क्या होता है? हाँ में हाँ मिलाना. ठीक है, तो देखिए राजनीतिकरण हुआ, लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे. ठीक है, तो ये जो कमिटमेंट आया, ठीक है, इससे परेशानियां हुई.
Commitment to social objective is one thing and dancing to the tune of a political party is another. अब देखिए, सामाजिक जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए काम करना ब्यूरोक्रेट्स का ये एक बात होती है, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनके इशारों में नाचना ये दूसरी बात. Very often it is seen that bureaucracy simply acts according to the dictates of the political executive without any independent examination of issues. बहुत बार ये देखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, वो लोग जो राजनीतिक दल सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उनके इशारों पर चलती है. वो जो बोलते हैं वह उनको मानते हैं. This trend can be attributed to the ever-growing political interference in the affairs of administration. अब ये जो ट्रेंड आया जहां पे जो राजनीतिक दल है वो हस्तक्षेप करने लगे काम में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहां पर ये बढ़ता गया इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट कोएग्जिस्ट. अब देखिए, राजनीति जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में दखल भी दें और एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन पॉलिटिक्स से अलग रहे, ये एक साथ नहीं हो सकता. या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा पॉलिटिक्स राजनीति से अलग होगा, या तो राजनीति का उसमें दखल होगा. While the administrators do not perceive their role in policy making as subservient to the political leaders because of their knowledge and expertise, yet they have to confirm the prerequisites of representative politics. अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास ये तो अधिकार नहीं होता है कि वो कोई नीति बनाए, ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता है, एक्सपर्टीज नहीं होता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको सामने आना पड़ता है, उनको मदद करना पड़ता है ये नेताओं का. The political leaders claim to be the true representatives of the people and know what is good for them, and because of their superior position succeeded in dictating the terms of the bureaucrats. अब जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, ठीक है, वह यह बात कहते हैं कि वह सच्चे प्रतिनिधित्व हैं लोगों के, ठीक है, लोगों ने उन्हें चुना है और उनको ज़्यादा पता है कि लोगों को क्या ज़रूरत है. अब उनका जो पोजीशन है वो ऊंचा है, इसलिए वो ब्यूरोक्रेट से अपना बात मनवाते हैं. द ब्यूरोक्रेट्स हु आर नॉट ऑब्लाइजिंग इनफ सून फाइंड देमसेल्फ इन ट्रबल. अब देखिए, वो ब्यूरोक्रेट्स जो बात नहीं मानते हैं वह खुद को परेशानी में पाते हैं. द पॉलिटिकल मास्टर्स हैव मेनी मीन्स ऑफ कोएरेशन बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट. अब देखिए, जो नेता है, ठीक है, उन लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, दबाव डालने का. कोएरेशन का मतलब क्या होता है? दबाव. कुछ दबाव खुले तौर पर होता है और कुछ बंद तौर पर, ठीक है. Political interference in all matters including those where the statutory powers is vested in the civil servants is a constant phenomenon. अब देखिए, हर एक मामले में राजनीतिक दखल होता है, उन मामलों में भी जिनमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका काम था. There are numerous instances of use of transfer, promotion, supersession and compulsory retirement from service by elected politicians as tools to silence the voice of dissent and expression of difference of opinion. बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या तो उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, या तो उनको सुपर सेशन दे दिया गया, कंपलसरी उनको रिटायरमेंट दे दिया गया. किनसे? जो चुने हुए नेता रहते हैं उनके द्वारा, ताकि अगर कोई उनके विचार से सहमत नहीं है या कोई अपना विरोध जाहिर करना चाहे तो वो उसकी आवाज़ दबा सके. वेल, पॉलिटिसाइजेशन वर्क्स द अदर वे राउंड ऑल्सो. अब देखिए, राजनीतिकरण जो है वह दूसरे तरह से भी काम करती है. मैनी एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड फॉर्ज अलायंस विद द पॉलिटिशियन टू ब्राइटन देयर ओन करियर प्रॉस्पेक्ट्स. बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो अपना
राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं और जो अलायंस है उनको फोर्स करते हैं, उनको धोखा भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है नकल करना, बनाना। ठीक है, तो ताकि उनका जो करियर है वो और आगे बढ़ सके। दे टेक एडवांटेज ऑफ द अनमैच्योर पॉलिटिशियंस, एक्सप्लॉइट हिज वीकनेस particularly in times of a fluid political situation, and turn out to be an autonomous and irresponsible. This is an equal grim scenario. अब देखिए वो क्या करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो फायदा उठाते हैं उन नेताओं का जिनको ज़्यादा समझ नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो कमजोरियां होती हैं नेताओं का, उनका ये शोषण करते हैं, फायदा उठाते हैं। कब? जब राजनीतिक जो परिस्थिति है वह बहुत गंभीर होती है और ये जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ऑटोनॉमस हो जाते हैं। अब ये जो सिनारियो है ये सबके लिए बराबर है। What emerges out of the analysis is that whether there is a collusion between the political executive and the bureaucracy, in both cases it leads to organizational imbalance and ultimately the governance suffers. अब ये जो हम लोग एनालिसिस किए, जो हम लोग पढ़े, उससे हम लोग क्या समझ में आया कि चाहे जो राजनीतिक अधिकारी हैं और जो नौकरशाह हैं, अधिकारी वर्ग, ब्यूरोक्रेट्स, ये चाहे साथ काम करें या ना करें, दोनों ही मामलों में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अस्थिरता आती है और इससे जो सुशासन है उस पर प्रभाव पड़ता है।